Hello everyone, this is Advocate Pushkar Joshi and welcome to my channel Pushkar Joshi Legal. So in our last lecture हमने बेयर एक्ट कैसे पढ़नी होती है, हमने ये बहुत इनिशियल और बेसिक बात सीखी थी। अगर आपको नहीं पता तो जरूर मेरी वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन में, मैंने वीडियो का लिंक दे रखा होगा पार्ट 1 करके। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू रीड बेयर एक्ट। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा वो जाके देखो, उससे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया, कहते हैं ना जो बेस होता है वो क्लियर होगा। अब हम आए बेस थोड़ा सा ऊपर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम वो चीजें देखेंगे जो बेयर एक्ट को और किस और डेप्थ में आप कैसे जा सकते हो। हालांकि आपने वीडियो को, मेरे को चैनल से रिलेटेड भी बात कर लेता हूँ कि अगर आपने चैनल वीडियो लाइक नहीं करे तो कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा, एक ब्लैक कलर का बटन आ रहा होगा उसे दबा के बेल आइकन दबा दो कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे लास्ट वीडियो की आप लोगों को नहीं है होगी नोटिफिकेशन, क्यों? क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। अभी दबा दो, ठीक है, जिससे इस वीडियो की और अगली वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी हमारे बेयर एक्ट पढ़ने की, जैसे कि स्टार्ट करो स्मॉल बेयर एक्ट से, उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कैसे ब्रेक का रूल करना है, ब्रेक एट रीड का रूल यूज़ करना है, कौन कौन से टर्म्स यूज़ करने हैं, किस टाइप की मीनिंग निकालनी है, ये सारा कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी लास्ट। ठीक है, उसको समझना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके देख लो। अब हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको मेन हेडिंग बता देता हूँ, फिर उसको कैसे यूज करना है वो अभी बताएंगे। ठीक है, आज के हम क्लास में हम समझेंगे कि ये रहे टोटल टिप्स और थोड़े से और टिप्स। लास्ट क्लास में आपने थोड़े आपको टिप्स मिले थे, अब आपको और थोड़े से ज्यादा टिप्स मिल गए। जैसे पहला टिप है हमारा, नेक्स्ट टिप से बात करते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारा कॉमा पर पॉज। अभी याद है मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल यहीं पे एंड करा था कि कॉमा पर पॉज लेना होता है। अब उसको कैसे हमने स्टार्ट करेंगे, देखो कॉमा पे पॉज अभी इसको बताऊंगा। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, वो होता है आपका, ये होता है इसका शेल और मेन। इंटरप्रिटेशन हम जब कर रहे होते हैं ना, तो इसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि शेल का मतलब क्या है, मे का मतलब क्या है। जब शेल आया तो हमें क्या चीज सोचनी होती है, जब मे आया तो हमें क्या चीज सोचनी होती है। ठीक है, तो अभी हम इस पे भी आएंगे। उसके बाद आया हमारा प्रोविजो, एंड उसको प्रोवाइड भी होता है कहीं पे कहीं पे। तो नेक्स्ट टिप हो गई। उसके बाद एक्सेप्शंस हो गए, जिसपे हम देखेंगे उसको एक्सेप्शंस को, जब हाँ जिस जगह पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट या एक्सेप्शन कहीं पे लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, तो उस टाइम हमें उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अगली बारी आ गई हमारी, क्या होता है सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज। हमेशा लोग सबसेक्शन और क्लॉज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन तो सबको पता ही है, सेक्शन बोले और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल बोले, तो कोई ज्यादा अलग नहीं होगी बात। ठीक है, लेकिन सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी देखेंगे। और नेक्स्ट हमारी रेफरेंस बुक, और उसके बाद आईओएस। आईओएस क्या होता है ये भी हम बात करेंगे इस पे थोड़ी ही देर में। तो स्टार्ट विथ हमारा सबसे पहला टिप आज की इस वीडियो का। इससे पहले हमने पहली टिप दे दी है, ठीक है। इस वीडियो की सबसे पहली टिप दैट इज कॉमा पर पॉज। अब कॉमा मतलब जो साइन वाला कॉमा होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसमें पॉज लेना है। तो हमने जैसे हमारे लास्ट क्लास में अपने कॉन्ट्रैक्ट की ही हम रेफरेंस में कर रहे थे सारी, तो कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में ही कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 12 का फर्स्ट पैरा, मैं इसके फॉर्म में आपको समझाता हूँ। सेक्शन 12 है, उसका फर्स्ट पैरा में हमें दे रखा है एक डेफिनेशन, किसकी? साउंड माइंड की। ठीक है, साउंड माइंड की। तो वो कैसे होगा पता चलेगा, वो क्या लिखी है वहां पे, ये देखेंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक कॉमा आया, यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे तो एक कॉमा हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद इफ, कॉमा के बाद है इफ, फिर एक और कॉमा है। ठीक है, व्हेन, सॉरी व्हेन नहीं, सॉरी एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, इट के बाद एक और कॉमा है, फिर आगे कोई कॉमा नहीं है, फिर डायरेक्ट फुल स्टॉप है। इसमें मैं बॉक्स बना, ठीक है। ही इज केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इट, ये पूरा। अब इसको कैसे पढ़ना, कैसे? अब इसके दो तरीके पढ़ने के। जनरली जो लोग मतलब और किसी से भी अगर आप पूछोगे तो वो एक तरीका बताएंगे, ठीक है। जो मैं पहले आपको वाला तरीका बताया था, एक तरीका है जो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि क्या पता किसी ने पहले भी इसको इन्वेंट करके आपको बता रखा हो, लेकिन ये मेरे को लगता है ये तरीका मैंने इन्वेंट करा है। और अगर आपको लगता है कि किसी और ने भी करा तो मेरे को भाई कमेंट्स में बता देना, किसी और ने भी मेरे से पहले आपको आपको या किसी को भी बता रखा है, ठीक है, किसी भी यूट्यूब वीडियो में या फिर आप कहीं पे भी। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक तरीका इन्वेंट करा है। तो अभी बात करते हैं पहले वो तरीका जो जनरली हर कोई बताता है, ठीक है। तो पहला तरीका कैसा है,
दोनों में सेम वही वाला तरीका है, कॉमा पर पॉज लेना है। मेरा जो तरीका पे पॉज नहीं लेना है कॉमा पे, उसमें पढ़ते चलना है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं जनरल तरीके से, कॉमा पर पॉज। तो क्या बोला, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा आ गया। अब यहाँ पे रुक जाना है, पूरा पढ़ लेंगे क्या अभी, लेकिन मतलब रुक जाओ मतलब इससे पहले का पहले समझ लो, ठीक है। क्या बोला, एक पर्सन जो उसको साउंड माइंड तब बोलेंगे जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, इफ मतलब रुक के जैसे पढ़ना है, जैसे इफ, फिर दोबारा पॉज, कॉमा आ गया, फिर दोबारा पॉज ले लो, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ, फिर दोबारा पॉज, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, फिर कॉमा आ गया, फिर रुकना है। he is capable of understanding it and for forming the relational, पूरा पूरा पढ़, ठीक है। मतलब अगर आप जब भी पढ़ो, ये जनरल लोग बताते हैं उसके हिसाब से, अगर आप जब भी पढ़ो तो कॉमा आया एक बार रुको, फिर अगली लाइन पढ़ो, फिर उसके बाद जब कॉमा आया उसके बाद पढ़ो। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मैं मेरा ये तो मतलब इससे आप समझ में आ जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई करना चाहता है, अब उसको जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उसके इसी तरीके से आपको इसको भी लेना है। मतलब पहले जो मैं ये ओल्ड वाला तरीके में बता रहा हूँ जो मैं यूज नहीं करता, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ा, इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है, समझ लिया, फिर उसके बाद इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, ऐसे करके कन्वर्ट, ब्रेक इट एंड रीड इट वाला रूल। अब उसके बाद कौन सी बात आई, अब जो मैं तरीका यूज करता हूँ उसमें आपको पॉज नहीं लेना, उसको आपको देखो कैसे पढ़ना है। जब भी आपका एक कॉमा आएगा उसके बाद अगला कॉमा आएगा, आपको वहां से स्टार्ट करना है। तो अगर हम इसको समझे कैसे, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, यहाँ से लेकर जो मैं लाइन बना रहा हूँ, अब देखो मैंने कहां से कहां तक लाइन बनाई है, अ पर्सन इज मेकिंग, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा जब पहला कॉमा आया वहां तक लाइन। अब पहले कॉमे से दूसरे कॉमे तक जो जो भी चीज लिखा हो उसको अभी के लिए हमें स्किप कर देनी है, ठीक है। मान लो अभी क्या लिखा हुआ है, पहले कॉमा से दूसरे कॉमे के बीच में लिखा है इफ, ठीक है। तो इफ को अभी हम स्किप कर देंगे, इफ को अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पहला और दूसरा कॉमा के बीच के बाद तो उसको नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ व्हेन ही इज मेक्स इट, एंड ही मेक्स इट। अब हमने यहां तक पढ़ा, फिर उसके बाद एक और कॉमा आ गया, फिर उस कॉमे से लेकर दूसरे कॉमे तक नहीं पढ़ना अभी हमें। और जब ये प्रोसीजर तब तक करना है जब तक एक फुल स्टॉप नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप हमारा आ गया है, इस कॉमा के बाद अगला कोई कॉमा नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट फुल स्टॉप है। चलो फुल स्टॉप आ गया। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है कि यहाँ तक पहले हर कॉमा के बाद हमें, हर कॉमा नहीं, पहला कॉमा और दूसरा कॉमा के बीच वाला नहीं पढ़ना, फिर जब दूसरा कॉमा खत्म हो रहा है वहां से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो तीसरा कॉमा आ रहा है और चौथा कॉमा है उसके बीच का नहीं पढ़ना, उसके बाद का पढ़ना है, ठीक है। ऐसे करते करते जब तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा तब तक पढ़ना है हमें, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया। अब क्या बात आई, जब हमने एक सेंटेंस यहाँ तक एक पूरा एक सेंटेंस बन गया, फिर वहां से फुल स्टॉप लगाना है आपको और फिर पढ़ना है दूसरे कॉमा से। यहाँ से बेसिकली दो लाइन बन जाएगी अब आपकी। अब आप इसको पढ़ो। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक कॉमा के बीच में आया, एक पॉज लिया, फिर आपने थोड़ा सा पढ़ा, फिर अगला कॉमा आया, फिर पॉज लिया, लेकिन ऐसे नहीं। अब आपको क्या करना है इसमें, अब देखो हम इसको पढ़ेंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम, यहां पे हमने पॉज नहीं दिया, वो तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए करा पॉज, कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, ठीक है। मतलब एक पर्सन को साउंड माइंड होना चाहिए जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, जब मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम यहां तक फुल स्टॉप हो गया क्योंकि यहां पर नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे ये वाली लाइन, इफ ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग it and of forming a rational judgment as to its effects upon his interest, ठीक है। अब थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। अब मतलब थोड़ी सा बड़ा हो गया। मतलब इसमें क्या बोला, पहली लाइन में हमने दो लाइन बना दी, हमें हमेशा एक पैराग्राफ में दो लाइन बन जाएगी अगर कॉमा 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 चल रहे होंगे। वैसे जनरली बैरक में इतनी ज्यादा में नहीं होती, लेकिन जब भी होती है आपको यही यूज करना है, ठीक है। पहला क्या हुआ, रेड वाली लाइन पढ़ ली हमने पहली लाइन, फिर उसके बाद वहीं से फुल स्टॉप लगा के दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
पहली लाइन में बोल दिया एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, बना सकता है अगर वो साउंड माइंड का होगा। दूसरे में देखिए वहीं पे फिर इफ करके इसने काटने का वो करा, उसको नहीं हमें ध्यान देना। हमें दूसरी लाइन बनी इफ अगर वो केपेबल है उस चीज को समझने के लिए और ऐसी जजमेंट देने के लिए जो एक रैशनल होगी, ठीक है, एक रैशनल जजमेंट देने के लिए जिससे अपने इस इंटरेस्ट पे अपॉन जो भी मैंने अभी बताया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब अगर मान लो अभी भी थोड़ा सा मतलब ये तो एक वैसी हो गई लाइन है ना, तो मैं इसको एक और इजी वे में बता देता हूँ। अब इसको इजी वे में कैसे होगा, इजी वे में ओके सो मैं इसको बड़ा मतलब लॉ मतलब बेयरएट की लैंग्वेज से नहीं, अब एक बड़ी इजी लैंग्वेज से भी समझाता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाएगा, उसके बाद पूरी लाइफ इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या एक स्टेटमेंट लिखी है, राम इज प्लेइंग कॉमा एंड कॉमा फुटबॉल कॉमा ईटिंग मोमोज कॉमा विद राहुल, ठीक है, क्या समझ में आया। अगर मान लो इसकी तरफ समझे तो राम इज, वैसे ये मतलब मेरे को नहीं पता कोई स्टेटमेंट हो भी सकती है, लेकिन मैंने इसको बस जस्ट खाली समझाने के पर्पज से बना दिया, ठीक है। इसमें क्या है, राम इज प्लेइंग एंड फुटबॉल ईटिंग मोमोज विद राहुल। मतलब वैसे एक पॉज वाले सेंटेंस में मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कोई सेंटेंस बन रहा है, लेकिन एक अब अगर हम जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे अगर देखे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, मैंने एक कॉमा के बाद दूसरे कॉमा के बीच वाला सेंटेंस हमें जब पढ़ रहे हैं, पहली लाइन, दो लाइन बनानी है हमें, पहली लाइन दूसरी लाइन, ठीक है। मान लो ऐसे, चलो एक हमें रेड लाइन बनानी है, एक लाइन बननी है ब्लैक लाइन, दोनों पढ़ेंगे फिर साथ में, पूरी बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली लाइन हमें जब एक कॉमा आएगा और एक कॉमा और दूसरे कॉमा के बीच में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, पहली लाइन के लिए। तो पहले क्या है, राम इज प्लेइंग, कॉमा आ गया हमें और इस कॉमा दूसरे कॉमा के बीच में हमें नहीं पढ़ना, दूसरा कॉमा आ गया फुटबॉल, ठीक है, एक और कॉमा आ गया, इस कॉमा से दूसरे कॉमा के बीच में अभी अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर विथ राहुल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ गया, तो फुल स्टॉप। अब वो पुराने वाले जो पहला कॉमा आया था वहां से अब दूसरी लाइन बनाएगी, एंड ईटिंग मोमोज, उसके बाद अगला कॉमा कुछ नहीं है, तो ये लाइन क्या बनी, राम इज प्लेइंग फुटबॉल विथ राहुल एंड ईटिंग मोमोज। समझ में आ गई बात। अगर मान लो मतलब मेरे हिसाब से ये बेस्ट इससे मतलब इजी वे नहीं होगा, अब आप पढ़ोगे भी ना तब भी आपको समझ में आएगा कि इससे इजी तरीका नहीं होगा। ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इन्वेंट करा है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने पहले भी करा हुआ होगा। अब इसको हम छोड़ देते हैं, अब हम बात पे आते हैं कि नेक्स्ट टिप के ऊपर। तो हमारी नेक्स्ट टिप थी, अगर मान लो इसमें भी अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा डाउट के लिए अलग से क्लास का तुम्हारा गूगल फॉर्म दे रखा है, अपना डाउट बस डाल देना, है ना। सो हमारी नेक्स्ट टिप थी, क्या था वो, एक दो टर्म, एक था हमारा शेल और एक था हमारा मे। शेल और मे हमेशा बेयरट में बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, और अगर इसको हम समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो शेल, शेल का मतलब क्या होता है, शेल जब भी आपका टर्म किसी भी बेयरट में कहीं पे भी लाइन पे यूज होगा कि शेल, राम शेल फलाना शेल कुछ भी होगा, राम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमेशा याद रखना शेल मतलब करना ही करना है, मतलब वो मैंडेटरी है, और मे मतलब कि हो भी सकता है, ठीक है। जब भी शेल का टर्म का यूज होगा तो हमेशा समझ जाना कि वो करना ही करना है, मे का मतलब हो भी सकता है, ठीक है। शेल मतलब करना ही करना है, मतलब अगर मान लो कहीं पे भी शेल दे रखा है वो टर्म हमेशा यूज मतलब वो चीज करनी जरूरी है लॉ के अकॉर्डिंग। मे का मतलब वो चीज हो भी सकती है, ठीक है। तो जैसे ये शेल, अगर मैं पहले मे की बात करूं तो अगर हम सेक्शन, जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंस में ही मैं सारा समझा रहा हूँ, छोटी सी एक्ट है, बहुत इजी है समझने के लिए। तो सेक्शन 5 में अगर हम देखिए, सेक्शन 5 में क्या दे रखा है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड, may be revoked at the time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward, ठीक है। पहली लाइन दे रखी है लेकिन इसमें क्या लिखा है, मे। तो रिवोकेशन, ये हम अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट की आप वीडियो लेक्चर में आओगे तो मैं बहुत डीप में और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन जब यहाँ पे बोला है जो प्रपोजल है, जब प्रपोजल कोई अगर प्रपोजल देता है तो मे बी रिवोक्ड, मतलब वो हो सकता है कि उसको रिवोक करे, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ अगर शेल लिखा होता तो करना ही करना है, मतलब होगा ही होगा, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो अगर हम कहीं और देखिए कहीं शेल, हाँ जैसे मान लो ये आ गया सेक्शन 10 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, वहां पे हमें शेल दिख नहीं रहा, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है nothing herein contained shall affect any law
इन फोर्स इन इंडिया, मतलब शेल मतलब आ गया ना, तो वो करना ही करना है, लेकिन इसमें नथिंग लिखा दिया वो अलग चीज है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। अगर आगे की में आएगा कि अगर नथिंग जब लगा हुआ है तो उस टाइम क्या होगा, शेल का क्या कॉन्ट्रवेंशन में हो सकता है, मतलब किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये वाली बात अपने हमेशा दिमाग में डाल लो, मे और शेल में मे लिखा है तो हो सकता है, लेकिन अगर शेल लिखा आएगा तो होगा ही होगा, करना ही करना है। समझ गए बात? क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टिप पे आते हैं अपनी। तो नेक्स्ट हमारी टिप है जो है प्रोविजो और स्लैश करके मैंने प्रोवाइड लिखा है। तो कभी भी, हमेशा, जब भी बेयर एक्ट में प्रोविजो या प्रोवाइड लिखा है तो इसका बस सिंपल एक मतलब है, मतलब जब प्रोविजो लिखा हुआ है उससे पहले की लाइन और उसके बाद की लाइन दोनों अलग है एक दूसरे से। मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ठीक है, और उसके बीच में आ गया हमारा प्रोविजो, और उसके बाद की लाइन, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो पहली चीज लिखी होगी और उसके बाद की चीज लिखी होगी, दोनों एक दूसरे के लिंक में नहीं है, वो एक दूसरे से अलग होगी। क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल, सिंगल टर्म में समझा दी, कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है मुझे। बस पहली लाइन मतलब लाइन बिफोर प्रोविजो, और दूसरा लाइन आफ्टर प्रोविजो, दोनों अलग होंगे एक दूसरे से। हम नेक्स्ट टिप पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है, तो हमारी नेक्स्ट टिप है जिसका नाम है एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस भी एक ऐसे टर्म है जो बेयर एक्ट में बहुत बार यूज होंगे, हमेशा होते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या चीज करनी चाहिए, उस टाइम हमें कैसे समझेंगे, मतलब उसका सीधा सिंपल मतलब है कि जब भी एक्सेप्शन लिखा होगा उसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि जो मान लेते हैं लॉ, ये वाला लॉ, मान लो लॉ 1 जो है हर किसी पे एप्लीकेबल होगा। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूँ। ये जो लॉ होगा वो हर किसी पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्शन लिख दिया होगा या एक्सेप्ट लिख दिया होगा तो इसके अलावा तो कैसा होगा, ये जो लॉ है वो इन सब पे हर किसी पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट दिस पर्सन, मतलब इस पर्सन के ऊपर वो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये इस तरीके से समझ लो, मतलब ये जो चीज है ये हर कोई मानेगा लेकिन ये नहीं मानेगा, ठीक है, ये इस तरीके से समझ लो। या ये समझ लो कि ये जो पेन है ये हर हर जगह ब्लैक पेन लिखेगा, लेकिन अगर हम इधर लिखेंगे तो वाइट लिखेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लो, ठीक है, सिंपल है, मेरे को इसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी, टिप नहीं है ये, कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज, ठीक है। सब सेक्शन और क्लॉज में थोड़ा सा हमेशा मतलब दिक्कत आती है समझने में, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी स्टार्टिंग में, बिगिनर्स में, है ना, बिगिनर्स को हमेशा। तो सेक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं सेक्शन है 13, सेक्शन 13 उसके अंदर लिखा है 1 2 3 ऐसे करके लिखा होगा, तो वो सबसेक्शन है। फिर सबसेक्शन के अंदर ए बी सी डी, तो ये क्लॉज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं इसी का उठा लूं, सेक्शन 16, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 हमें दिखाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसका क्लॉज 1 है, सॉरी सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, फिर उसके सबसेक्शन 3 भी है, लेकिन इसमें सबसेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए और बी भी है, ठीक है। तो अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब समझ में आ जाएगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 16 खोल लेना, ये वाली चीज दोबारा सुन लेना। सेक्शन 16 के अंदर 3 सबसेक्शन है और सबसेक्शन 2 के अंदर 2 क्लॉज है, ठीक है। मतलब बड़ा, उसके अंदर उसके छोटे छोटे और हिस्से, और उसके छोटे छोटे हिस्सों के और छोटे छोटे हिस्से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप है हमारी रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, रेफरेंस बुक होती क्या है, ये समझते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी आएगा जब आप मान लो मेरे अभी पिछली वीडियो के भी इस वीडियो के भी टिप्स सारे यूज कर लोगे, फिर भी क्या होगा कि आपको बेरेट की कुछ लैंग्वेज होगी वो समझ में नहीं आएगी। मान लो इवन एक बार के लिए लैंग्वेज भी समझ में आ गई, लेकिन उसकी आप डेप्थ तक जाना चाहोगे, ठीक है, और आप चाहोगे कि उसके और डेप्थ तक जाऊं, लेकिन वो डेप्थ तक आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, कुछ कुछ तो बेयर मतलब बेयर एक्ट ऐसी है जिसकी अगर आप रेफरेंस बुक नहीं लोगे तो आपको उसकी डेप्थ और उसकी बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो खाली आपको बेयर एक्ट में तो सिर्फ लॉ बताया होगा ये, लेकिन ये लॉ कैसे आया, इस लॉ को आने के लिए कितनी जजमेंट्स पास हुई है, और स्पेशली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट पढ़ोगे, हालांकि वैसे ही ये बहुत मोटी है, प्लस लेकिन इसको आप पढ़ोगे हर सेक्शन के लिए आपको एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, हर सेक्शन के लिए नहीं लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आपको पूरा जो भी है रेफरेंस बुक लेनी ही पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। अब रेफरेंस बुक कौन सी हमें लेनी चाहिए, कौन से, अब देखो क्योंकि इतने सारे लॉ है, इतने सारी बेयर एक्ट है, सबकी मैं इसी वीडियो पे तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे मान लो कि आप लॉ ऑफ टॉट की बेयर एक्ट देखना मतलब रेफरेंस बुक लेना चाहते हो, लॉ ऑफ टॉट के लिए तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसके तो मतलब जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उसके लिए रेफरेंस, तो आप जैसे मान लो उसके लिए आर के बांगिया यूज कर सकते हो, आर के बांगिया, डॉक्टर आर के बांगिया की एक बुक है लॉ ऑफ टॉट की, वो यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी होती है, तो वो जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कोई भी सेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मान लो मैंने पढ़ लिया कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, सेक्शन 16 मैंने पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने इसको अपना सारे रूल लगा दिए, ब्रेक इट और रीड इट, कन्वर्ट भी कर दिया हिंदी में, नहीं आ रहा फिर भी, और उसके बाद मान लो मैंने इसको और चेंज कर दिए, जो भी मैंने और टिप्स बताई सारी बता दी, कॉमा रूल भी अप्लाई कर दिए, फिर भी नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, तो रेफरेंस बुक आएगी, वो उसको इलेबोरेट करती है चीज़ों को, वो उसको अलग तरीके से इलेबोरेट करती है, उसको अच्छे से बताती है, तब आपके वो काम में आती है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टिप है जिसका नाम है iOS। तो iOS आई थिंक मोबाइल वालों का भी होता है, लेकिन ये लॉ वालों का नहीं होता, मतलब लॉ वालों का ये वाला iOS नहीं है, आईफोन का होता है आई थिंक, तो iOS वो वाला iOS नहीं है। तो iOS मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये एक प्रॉपर एक एक पूरा कोर्स है, सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं इसी वीडियो में इसको बता दूंगा ना तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक वैसे ही एक अलग ही सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, जिसको समझना पढ़ना जरूरी होता है, वो एक लॉ स्टूडेंट के लगभग 4th ईयर या 5th ईयर में आता है, ये 4th ईयर या फिर 3rd ईयर में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो जरूरी भी होता है, बट ये अभी करेंगे, इसको मैं आपको इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर मिलूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी इस पे इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें बच रही है जो आपको समझने की जरूरत है, बहुत सारे साइन, इन्वर्टेड कॉमा में अगर बताया है तो क्या हो सकता है, नॉर्मल कॉमा है तो क्या हो सकता है, अगर मान लो इटैलिक्स में लिखा है बेरेक्ट में तो उसका मतलब क्या हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें बच रही है जो मुझे अभी बतानी है, और मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में ये सारी चीजें कवर हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और फिर आपको एक ही बारी में इतनी सारी चीजें एक बार अगर मान लो दिमाग में डालो तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, समझ में नहीं आए, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा इस वीडियो में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, शायद नेक्स्ट वाली नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जरूर इसी की हो सकती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, ये क्योंकि बहुत जरूरी है हर लॉ स्टूडेंट, लॉयर और जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, तो ये जरूर, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, अगर मान लो नहीं समझ में आई तो मैं हूं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपके मिल जाएगा आपको डाउट का लिंक, मतलब आप गूगल फॉर्म में अपना डाउट डाल दो, सारी चीज सिलेक्ट कर दो और फिर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो, आपको क्या क्या होगा वो सब पता चल जाएगा, प्लस अगर आप हमें मेरी टीम का मेंबर बनना चाहते हो तो बिल्कुल टीम का मेंबर का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टीम मेंबर का जरूर ज्वाइन करो मेरी टीम, और लॉ को हर कोने तक फैलाते हैं। चलिए।